With breaking news in Aurora this morning, police are now looking for this woman. They're calling her a suspect in a deadly stabbing overnight. A woman was found dead in a home on South Lima Street. This is near Parker in Havana. Eric Lufer is live with the details on the investigation. Eric, what's taking place right now? Dale, when we first got here just after 10 o'clock last night, we talked with police. They said they were waiting on a search warrant before they could go inside. When I got here at 4 o'clock this morning, I did see a few officers coming in and out, so it looks like the investigation has started. I'm going to step out real quickly for you, show you what's happening here. This is the house in question. This White House here, you can see the yellow tape blocking off, and they've also got the road blocked off as well, and you can see several squad cars still in the road here. Let's give you another look at this suspect, Isabella Guzman. हेलो दोस्तों, स्वागत है द रियल केस क्राइम सीरीज स्टोरी के एक और नए अध्याय में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक ऐसी लड़की की है जिसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे वैसे कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। तो यह बात है साल 2020 की। नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि यह चीज़ भारत में नहीं हुई, क्योंकि भारत में जून 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी लगे कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरे को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बनाती है। यह जो वीडियो थी वह 7 साल पुरानी 2013 की थी, लेकिन लोगों ने इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वह लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला, और यह सब इसलिए क्योंकि वह लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। लेकिन अब सवाल है, आखिर यह लड़की है कौन और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था? जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम इसेबेला गुजमान है, जो अपनी माँ यून मी हुए और सौतेले पिता रिहान के साथ अमेरिका के कोलोराडो के अरोड़ा शहर में रहा करते थे। कहानी की शुरुआत होती है 27 अगस्त 2013 को, और उस वक्त इसाबेला की उम्र 18 साल थी। 27 अगस्त की शाम इसाबेला की माँ स्टूडियो से काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकलता है और भाग जाता है। उसके बाद इसाबेला की माँ अपने दूसरे पति रिहान, जो कि इसाबेला के सौतेले पिता था, उसके साथ सीधे इसाबेला के कमरे में पहुंच गई और उस लड़के के बारे में पूछने लगी। मगर उसने किसी भी बात का जवाब सही से नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह कोई भी बात समझने की बजाय उल्टा अपनी माँ के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से भाग जाती है। इस बात से उसकी माँ को बहुत चोट लगता है। इसाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वे अपने कमरे में अकेले सोने से भी डरने लगी थी। इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर यह कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची। दोस्तों, इसाबेला गुजमान का जन्म 9 जून 1995 को अरोड़ा शहर में हुआ था। मगर उस वक्त वह अपने पिता रॉबर्ट गुजमान और अपनी माँ के साथ इसी शहर में रहा करते थे। एक साथ मिलकर अरोड़ा के टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं, जिसका नाम वो अपने बेटी के नाम पर बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और इसाबेला भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुजमान से। तो पूरा परिवार खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मगर फिर साल 1999 आते आते बात बिगड़नी शुरू हो जाती है और साल 1999 में ही रॉबर्ट गुजमान और यूनमी गुजमान डाइवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसाबेला अपनी माँ के साथ उसी शहर में कहीं और रहने लग जाती है। वह बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी।
पर अपने पिता के तलाक के बाद वो अब और ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी 2000 में उसकी मां ने एक दूसरे शख्स रेहान के साथ शादी कर ली, जो कि अब इसाबेला का सौतेला पिता था। इसाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी और अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अपने पिता रॉबर्ट गुजमान से बहुत प्यार करते थे और यहीं से स्थिति बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इसाबेला बड़ी हो रही थी, उसका गुस्सा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपने माँ से महंगे महंगे कपड़े और खिलौने की डिमांड करती थी और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो इस बात पर वह अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती है। जब वह 14 साल की थी तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इसाबेला अपने माता पिता और सौतेले पिता ये सब यहोवा विटनेस, जो कि ईसाई धर्म की एक शाखा है, पर इस धर्म को मानने वाले लोग न तो क्रिसमस मनाते और न ही कोई दूसरी छुट्टियाँ, यहाँ तक कि इस धर्म के लोग अपना बर्थडे तक भी सेलिब्रेट नहीं करते। और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इसाबेला ने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। वह पूरे आज़ाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। न तो अपने बाप का कहना मानती और न ही ढंग से स्कूल जाती। वह पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कई बार तो वह 3-3, 4-4 दिन तक अपने घर और स्कूल से गायब रहती है और जब उसकी माँ उसे समझाती है तो उससे लड़ने लगती है। वह स्कूल में स्टूडेंट ही थी, बस वो किसी तरह पास हो जाया करती थी। मगर जब वह 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस उस साल इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम में सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया और इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत चोट लगा, जिसके बाद उसे खूब समझाया गया पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन उसकी माँ सुबह सुबह अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि इसाबेला ने पिछले रात उन्हें एक मेल किया था। पर जब वह मेल को ओपन करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे। इस मेल को देखने के बाद उसकी माँ डर जाती है और यह मेल अपने पति रेहान को भी दिखाती है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिरकार उसकी माँ पुलिस बुलाने का फैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है, जो कि इसाबेला ने भेजा था। पर क्योंकि यह घरेलू मामला था, इसलिए पुलिस पहले तो इसे इसाबेला को समझाती है और फिर बाद में वार्निंग भी देती है। अगर उसे ऐसा दोबारा बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इसाबेला 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हुई थी। पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इसाबेला भी अपने बेडरूम में चली जाती है और उसकी माँ अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाती है। उनके मन में अभी भी एक डर सता रही होती है, इसलिए जब वह अपने स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने ये सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुजमान को भी बताती है, क्योंकि वह अपनी बेटी इसाबेला से बहुत प्यार करते थे और इससे पहले भी उससे उतना ही प्यार करते थे। इसलिए रॉबर्ट से कहती है कि वह उसके घर जाकर बात करे। ये बात सुनकर उसके पिता उसके घर जाते हैं। उस वक्त भी इसाबेला अपने बेडरूम में ही रहती है, बल्कि दोपहर में पुलिस के जाने के बाद से ही वह अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं आती। जब उसके पिता वहां पहुंचे तो इसाबेला को लेकर घर के बैकयार्ड में गए और वहां उसे बैठाकर शांति से समझाने लगे। उसने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया। उसे अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका बात मानना चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 1.5 घंटे तक वह हिसाब वालों को इसी तरह समझते रहे और पूरी बातचीत के दौरान इसाबेला ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुनती रही। जिस तरीके से इसाबेला बड़े ध्यान से अपने पिता की बातें सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगता है कि शायद वह खुद को बदलने की कोशिश करेगी, पर सच्चाई तो यह थी, किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही थी।
क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, जैसे कि वह शायद पहले ही प्लान कर चुकी थी। तो इसाबेला को समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद इसाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चल जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद उसकी माँ वापस घर पहुंचती है और अपने सौतेले पति से पूछती है कि इसाबेला कहाँ है। तो वह कहता है उसे पता नहीं, पर हाँ उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास इसाबेला को घर के किचन में देखा था। रिहान के बात सुनने के बाद उसकी माँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रिहान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद ही रात के करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रिहान को अचानक से फर्स्ट फ्लोर से एकदम दम की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो। फिर कुछ देर बाद ही यून मी हुए चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रिहान उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और वह जैसे ही ऊपर पहले मंजिल पे पहुंचा तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज़ें आ रही है। फिर वह बाथरूम में जब और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इसाबेला की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, इसाबेला ने अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से उसकी माँ के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और बाहर से रिहान बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगा, पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह यही सोच रहा था कि दरवाजे को कैसे खोले। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बह रहा है और यह देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। वह तुरंत भागकर नीचे गया और अपना फ़ोन उठाया और 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे। कॉल पर रिहान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसके बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बाहर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुँच गया। तभी अचानक से रिहान ने एक जोर की आवाज़ सुनी, यहोवा मतलब कि भगवान। और यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी यूनी होय की थी और यह उसकी आखिरी आवाज़ थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला, अंदर से इसाबेला बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून से सना हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था जिसमें अभी भी खून टपक रहा था। इसाबेला को इस हालत में देखकर रिहान सन्न रह गया और वह जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। उससे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इसाबेला ने रिहान की तरफ देखा तक नहीं और न ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वह सीधे रिहान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रिहान फौरन भागकर बाथरूम में गया। जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीबी यून होए बाथरूम में फर्श पे नंगी हालत में पड़ी थी। उसके गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था और उसके पूरे शरीर और चेहरे पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे और उसके बगल में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। आन अभी भी कॉल पर ही था और उसने पुलिस को अपनी बीबी के हालात के बारे में बताया। तो पुलिस ने उसे अपने बीबी को CPR देने को कहा, इसलिए उसने अपने बीबी को CPR देने लगा और कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बीबी लगातार दोनों खुली आंखों से बस छत की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर यह साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। रात लगभग 10:16 पर अरोड़ा पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी होती है। उसके बाद उन्होंने जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद अरोड़ा पुलिस इसाबेला को ढूंढना शुरू करती है, मगर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिली। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद उसी तरफ गई थी, मगर वहाँ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस फ़ोन की सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती है।
क्योंकि इसाबेला का फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद अरोरा पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी देती है, क्योंकि वह आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी, प्लस उसके पास हथियार भी था। और पुलिस पब्लिक से अपील करती है कि वो जहाँ भी दिखे वो तुरंत पुलिस को खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पता चलता है उसकी बीवी के ऊपर 79 बार चाकू से हमला किया गया था, जिसमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले पर वार किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला यूनही के ऊपर 79 बार नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिसमें से 35 बार उसके चेहरे पर और 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 हमले जिसमें से अलग अलग जगहों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल के बैट से भी पीटा गया था। तो यह सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आती है, तो यह खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में फैल जाती है और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही मां को इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। इधर पुलिस भी अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक अज्ञात कॉल आता है, जिसमें कि बताया जाता है 2851 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग गैरेज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत साउथ पार्क रोड की तरफ निकलती है, मगर जब वहां के पार्किंग गैरेज में पहुंचती है तो जिस कार में बॉडी रखी हुई थी वह गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को यह नहीं समझ आ रहा था आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहां हो गई, और वो भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीजें मिली जो इसाबेला और यून मी होए के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले को उस एरिया में तैनात कर दिया था। करीब 2 घंटे बाद एक लड़की बाहर आती हुई दिखी। पुलिस को लगा इसाबेला हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया, और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वही इसाबेला गुजमान है। इसके बाद वो इसाबेला के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही 2 और सादी वर्दी वाले पुलिस उसके साथ चलने लगे, और जैसे ही बाहर पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंचे, उन तीनों पुलिस वालों ने इसाबेला को घेर लिया और अपनी बंदूक उनके ऊपर तान दी। इसाबेला ने यहाँ तक कि पुलिस को गुमराह करने के लिए कोशिश की, कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उसे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे ज़रूर मिलती है, पर वह नहीं है, बल्कि उसने कहा कि उसका नाम समंथा गुंजाइश है, और उसके कपड़े और कपड़ों पर लगे खून ये साफ इशारा कर रहे थे कि वही इसाबेला गुजमान है। इसलिए पुलिस वाले उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, और आखिरकार मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस इसाबेला को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग गैरेज से गिरफ्तार कर लेती है। आखिर कार में जो डेड बॉडी थी वह किसकी थी और कहां गायब हो गई थी? इसका जवाब यह है कि जो डेड बॉडी उस कार में पड़ी थी वह कोई नहीं बल्कि खुद इसाबेला गुजमान थी, जो कि पिछले रात अपनी मां के कत्ल करने के बाद अपने घर से कार उठाई और अपने घर के करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्क रोड के पास बने पार्किंग गैरेज में लगा दी, और उसके बाद उसी कार के पिछले सीट पर जाकर सो गई। क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था, इसलिए अगली सुबह को कार में सोते हुए देखा तो लोगों को लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वहां पहुंची, मगर तब तक इसाबेला पार्किंग गैरेज के अंदर चली गई थी, और जब बाहर आई तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। इसाबेला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए, फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर अरोरा सिटी जेल में भेज दिया गया। इसके करीब 1 हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इसाबेला को कोलोराडो के एराफोए कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाया जाता, मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से मना कर दिया और वह अपने सेल से बाहर ही नहीं आ रही थी,
जिसकी वजह से हुआ कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक टालनी पड़ी और बाद में किसी तरह ज़बरदस्ती खींचकर उससे सेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वह सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव ही नहीं करती है। पहले तो उसमें कोर्ट आने से मना करती है, जिसके बाद ज़बरदस्ती लाना पड़ता है और जब वह कोर्ट में पहुंचती है तो मीडिया के कैमरे के सामने कभी मुस्कुराती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बना लेती है। कोर्ट ने इसाबेला पर चार्जेस लगाए और साथ ही जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई बेल भी नहीं ले सकती थी। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया तब वो 18 साल की एक एडल्ट थी और जिस बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया, उससे देखकर यह पक्का था कि इसाबेला को मैक्सिमम सज़ा यानी डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इसाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पॉन्स्ट की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि इसाबेला के दिमागी हालात ठीक नहीं है और वह पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड पॉन्ड ने अपनी गवाही में भी इसाबेला के दिमागी बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि जिस वक्त वह अपनी मां को मार रही थी उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। उससे लगा कि वो एक सिसिलियन नाम की औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते थे और वो अगर ऐसा नहीं करती तो उससे पूरे हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज ने सारे रिपोर्ट और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने इसाबेला के दिमागी हालात ठीक न होने की वजह से कोई सज़ा नहीं सुनाई। उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इसाबेला अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी जिंदगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। अगले करीब 6 साल तक, बल्कि 6 से ज़्यादा साल तक इसाबेला उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रही और उसका इलाज चलता रहा। फिर नवंबर 2020 में उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक नई चीज़ के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे और जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि बाद में इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया गया था। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि जब उसने अपनी मां का खून किया तब वह होश में नहीं थी। अब वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है और अब न खुद के लिए और न समाज के लिए खतरा है, इसलिए उसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर देना चाहिए। जब मीडिया में उसका इंटरव्यू आया तो अचानक टिकटॉक में उसकी 7 साल पुरानी वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने उसके क्यूट फेस और क्यूट रिएक्शन को देखकर बिना कुछ सोचे हुए उसकी पास्ट लाइफ को जाने बगैर ट्रेंड स्टार्ट कर दिया और लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करना और उसका साइड सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वह सुंदर और इनोसेंट दिखती थी। लोगों की ये सब देखकर पता चलता है कि हम लोगों का इंसानियत किस हद तक हो चुकी है। बट ये सब ट्रेंड से इसाबेला को बहुत हेल्प मिला। उसके ठीक 1 साल बाद 2021 में इसाबेला को मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से बाहर जाने को मिला, बट एक ही कंडीशन में कि इसाबेला को हर मंथ डॉक्टर से थेरेपी लेनी होगी। तो दोस्तों, ये है इसाबेला गुजमान की रियल कहानी। आगे भी ऐसे कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें।